डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ। अस्सलाम वालेकुम। इस अवेयरनेस मंथ के मौके पर डाउन सिंड्रोम बच्ची की माँ होने की हैसियत से आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ समझाना चाहती हूँ। परिशे जो कि पैदा हुई डाउन सिंड्रोम के साथ। डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि बच्चा बनते वक्त सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। आसान अल्फाज में इन अफराद की बनावट अलग होती है और अलग होना गलत तो नहीं। डाउन सिंड्रोम के हामिल अफराद थोड़े स्लो होते हैं, मगर इनकी सोच और एहसासात आम इंसानों की तरह ही होते हैं। परिशे के पैदा होते ही लोगों के बहुत से सवालात थे, मनफी ज्यादा और मस्बत कम। आज 10 सालों में सबके सवालों के जवाब परिशे ने खुद दिए, अपनी अचीवमेंट्स से और अपने उस खालिस प्यार की वजह से जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से इसके पास है। डाउन सिंड्रोम के हामिल अफराद हर काम करने में स्लो जरूर होते हैं, लेकिन अपनी भरपूर जिंदगी जी सकते हैं आम लोगों की तरह, अगर मस्बत सोच, रवैये और लोगों के दरमियान हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को कूंज का सलाम। एवरी वीक हम आपके साथ होते हैं नए मौज़ूआत के साथ, नए टैलेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ, जो कि अपनी साथ काफ़ी चीज़ें लेकर आती हैं और हमारे साथ वो डिस्कस करती हैं गपशप इस कूंज में। इसका डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि हर बच्चा अपने मुल्क की फाउंडेशन होता है और वो आगे जाके उस मुल्क के लिए एक सरमाया होता है। लेकिन अगर बच्चा मेंटली और फिज़िकली तौर पे फिट ना हो तो कैसे, किस तरह से वो सरमाया बन सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट से ही आप समझ के होंगे कि आज हम किस किस्म का प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हम डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनका प्रोग्राम लेकर आए हैं और जिसका नाम परिशे है। परियों जैसी है वो, बहुत मासूम, बहुत क्यूट, इनोसेंट, जिसमें कोई दोगलापन नहीं है, एक फरिश्ते की तरह है। मैंने उसको देखा है। मैं आपको मिलाऊंगी आज परिशे से और उनकी मदर से। और उनकी मदर मेरी बेटी है और मेरी बेटी पे भी बहुत प्राउड है कि उसने किस तरह से अपनी बेटी को एक अच्छी तरबियत दी है, किस तरह से उसकी तालीम का ख्याल रखा है, किस तरह से ये सारी तरबियत उन लोगों की है जिसने इनके साथ कोऑपरेशन की है। मरियम का साथ दिया, जिसने परिशे की ग्रो करने पे उनका साथ दिया। सबके साथ से आज परिशे जो है एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही है। शी इज़ ओनली 10 ईयर्स, मगर आप जब इससे मिलेंगे ना तो आप यकीन करें कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी प्यारी बच्ची है, एक फरिश्ता है। बदल चुका है, दौर अब एक नया है, नई तारीख लिखी जाएगी। आने वाले कल में, हर पल हर कमल में मुझको आके ही पाएगी। लाचार नहीं, ताकत हूँ मैं, कमजोर नहीं,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट जैसे होती हूँ, आपने देखा है मुझे शुरू से। और आज ये मैंने जो प्रोग्राम हम लोगों ने गपशप विद पूंज में रखा है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत खुशी हुई कि ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बात होनी चाहिए, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरहैम्ड हो रही हूँ कि मेरी मदर जो हैं वो इस टॉपिक को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि मेरा भी पर्पज़ है। और अम्मी ने इसको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिमांड कर दिया सोसाइटी के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है। जी, प्राउड मोमेंट तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे घर में एक फरिश्ता बच्चा है, परिशे। आप देख रहे हैं, देखिए आप इसको देखिए, परिशे से हाय, से हाय, गुड गुड हाय। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। ठीक है। तो पहला बेटा है इनका, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसका बताइए। 14 साल का हो जाएगा, 14 ईयर्स का हो गया। आप कैमरा की तरफ देखिए। और परिशे जो है वो माशाल्लाह अभी 12 ईयर्स की हो जाएगी। हाँ। अम्मी को भूल हो गई थी, इन्होंने 10 ईयर्स बोल दिया। लेकिन परिशे जो वो अभी 12 ईयर्स की माशाल्लाह कंप्लीट करेगी अपने। और ये मेरी छोटी वाली जो है, ये नटखट जो है, ये माशाल्लाह 5 ईयर्स की हो जाएगी। इसका नाम क्या है? ये एनसिया है इसका नाम। और ये दोनों एक दूसरे के बगैर रहती नहीं है, तो अभी भी यहाँ पे आपको साथ नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बाकी ये नहीं रहती है। और ये समझ कि ये राम लखन की जोड़ी है। तो ये परिशे बीइंग लाइक अ मदर है उसके लिए, क्योंकि हर वक्त उसकी केयर में रहती है। लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन वाकई में परिशे उसकी बहुत अच्छी केयर टेकर है। हर चीज़ में उसका ख्याल रखना, बहनों की तरह, बड़ी बहनों की तरह, तो वो भी उसके साथ कंफर्टेबल रहती है। गुड, अच्छा, वेरी नाइस परिशे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये देखिए परिशे कितना खुश है। अच्छा, कैमरा को देख के ये कर रही है, पता है। और इसको पता है कि सामने कैमरा चल रहा है, और ये सारी इसकी हरकतें सारे कैमरा को देख के हो रही हैं। अब मरीम, आप ये बताइए कि जब परिशे पैदा हुई थी तो आपको कब पता चला था कि ये डाउन सिंड्रोम है? परिशे जब बॉर्न हुई थी तो उस वक्त जो है हमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये नॉर्मल बॉर्न थी, नॉर्मल डिलीवर्ड हुई थी, तो मैं बिल्कुल सही थी, जैसे नॉर्मली पेशेंट बेहोश होते हैं सिजेरियन की वजह से। लेकिन नॉर्मल बॉर्न थी, तो डॉक्टर ने विदिन 4 आवर्स मुझे कह दिया था कि इस बच्चे में थोड़ा इशू है, आपको कुछ टेस्ट करवाने हैं। तो मैंने सबसे पहला सवाल डॉक्टर से यही किया था कि इसको कौन से इश्यूज़ हैं, क्योंकि मेरा पहला भी बच्चा है, कभी भी इस तरह से आपने कोई टेस्ट सजेस्ट नहीं किए। डॉक्टर ने कहा नहीं, आप टेस्ट करवाएं, देन बात करेंगे। तो वो टेस्ट का कुछ प्रोसेस इस तरह था कि वो सैंपल्स कराची जाने होते थे। यहाँ पे 3-4 दफ़ा हमने टेस्ट करवाया, हो नहीं पा रहा था, तो वो कराची फिर गए। विदिन 2 मंथ्स जो जाके इसका पता चला कि वो कम्प्लीटली तौर वो सस्पेक्ट हुआ कि ये डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, अब डाउन सिंड्रोम है, नेक्स्ट क्या समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको समझा, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा सहरा है, उसमें हम अकेले खड़े हैं, कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन डाउन सिंड्रोम की नॉलेज हमें आहिस्ता आहिस्ता, अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आती गई, और हम इसको रेस करते गए। बताइए कि जब अभी आपने एक जिक्र किया कि आप को बेटी पैदा हुई, तो फिर उसके 4 आवर्स के बाद शायद कहा था कि पता चलेगा, डॉक्टर ने सस्पेक्ट कर दिया, डॉक्टर ने कहा था। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी? रिपोर्ट का 50-50 था कि सही है या नहीं सही, क्योंकि एक शक तो डॉक्टर ने डाल दिया था। ठीक है ना? तो जब रिपोर्ट आई तो आपका क्या रिएक्शन था? जब रिपोर्ट नहीं आई थी और एक जो सस्पेक्ट था, डॉक्टर ने जो चीज़ें सस्पेक्ट की थी, तो उसमें मैंने अपने तौर पर गूगल सर्च शुरू कर दी थी कि ये डॉक्टर ने मेरी इसकी जो मुझे दिया था ना प्रिस्क्रिप्शन पेपर, उस पर DS लिख के दिया था। DS से मैं चलती गई गूगल में कि ये है क्या चीज़। तो मैंने थोड़ा बहुत मुझे नो हाउ हो गई थी। तो एटलीस्ट जब तक रिपोर्ट आई, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट का प्रोसेस होने में लग गया ना, तो उस दौरान जो जब तक इसकी रिपोर्ट आई, हाँ वो शायद मेरा एक ही टाइम था, मैं बहुत बुरा रोई थी, लेकिन उसके बाद मैं कभी नहीं रोई। फिर मैंने अल्लाह की रज़ा समझी और मैंने कहा कि नहीं, ये एक अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी फ़ैमिली को ज़िम्मेदारी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी सपोर्टिव थी, तो हमने इसको एक ज़िम्मेदारी समझा, शायद चैलेंज भी समझा, और इसको फुलफ़िल करने के लिए जितना हो सका ना, जितना बेहतर हम कर सकते थे, उतना हम निकलते गए और आगे बढ़ते गए। हाँ, तो वो एक चीज़ थी। एक दफ़ा रोई थी, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं रोई। माशाल्लाह, ये मैंने देखा था। लेकिन जब इनका बेबी पैदा हुई थी, मुझे डॉक्टर ने बुलवाया था। मेरे ख्याल से मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप आइए, मुझे आपसे बात करनी है। तो मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी थे, तो मैं गई, तो मैंने कहा पता नहीं क्या डॉक्टर को बात करनी है।
तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो बेबी है ये डाउन सिंड्रोम है। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था कि डाउन सिंड्रोम ऐसे किसी को भी पता नहीं था ना, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था। इसको केस नहीं कह सकते। उस वक्त हमारे लिए ऐसे एक बहुत एक पता नहीं क्या वो एक बड़ा पता नहीं एक बहुत बड़ा लग रहा था कि पता नहीं कोई बम आके गिरा है। हमें कुछ पता नहीं था कि हम समझे कि पता नहीं कोई एब नॉर्मलिटी है या क्या है। वो तो फिर बाद में जब हमें अवेयरनेस ही तब पता चला कि नहीं ये डाउन एक्चुअली क्या। उस वक्त पूरी फैमिली हम लोग ऐसे हो गए कि अब क्या होगा। मैं अपनी बेटी को बता नहीं सकती थी कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब थी, क्योंकि इनको शक पड़ चुका था कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मगर मैं इनसे छुपा रही थी, ये मुझसे छुपा रही थी। वो फीलिंग्स क्या थी मैं अब भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अम्मी अपने तौर पर स्ट्रांग हो रही थी कि मैं बेटी को डील कर सकूँ। हाँ। मैं अपने तौर पर स्ट्रांग हो रही थी कि फैमिली के सामने स्ट्रांग रहूँ तो मैं चीज़ों को डील कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ बेटी बहुत स्ट्रांग है। हम तो बहुत स्ट्रांग है। अब यकीन करें कि आज 12 साल हो चुके हैं और हमें बिल्कुल अब वो सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, नॉर्मल ही लगती हैं, हाँ, क्योंकि हम समझते हैं कि देखिए आप अपनी बच्ची को देख रहे हैं, बिल्कुल अभी आगे पीछे हो रही है, जाहिर है कभी इन हो रही है कभी आउट हो रही है, पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी उसकी, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आम बच्चों की तरह वो खेलती है, आम बच्चों की तरह बिहेव करती है। आप यकीन करें कि ये बहुत एक पॉजिटिव बच्ची है। मुझे पता है कि एक्चुअली डाउन सिंड्रोम है क्या, उसका बेसिक पता है कि डाउन सिंड्रोम बच्चा होता कैसे है। अच्छा, बीइंग अ पेरेंट जितनी मुझे नॉलेज है ज़्यादा तो आपको ये कोई जो इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो बता सकेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी भी जर्नी गुजरी है तो उस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो एक्चुअली हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर, उससे हमारा ब्लड सेल में क्रोमोसोम बनता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे में बाय बर्थ, मतलब वो जब बच्चा पेट में ग्रो करता है डे फर्स्ट से, तो उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो मैं उसको भी एज अ ब्लेसिंग लेती हूँ कि इसके पास एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, बाकी लोगों के पास कम है। बाकी ये आप सोच रहे पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिविटी है। तो जब एक क्रोमोसोम इनके पास ज़्यादा आ जाता है तो कहीं ना कहीं इनके फेस फीचर्स, इनकी चलने फिरने का अंदाज, इनके इंटेलेक्चुअल इश्यूज़, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। लेकिन अगर उनको सही डायरेक्शन दी जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बच्चे मेरे ख्याल से 1 ईयर तक बैठ नहीं पाते हैं। मुझे याद है कि 6 to 8 मंथ से पहले बच्चे ने अपना गर्दन भी उसने नहीं पकड़ी थी, जैसे वो झोल खाती थी। और बिल्कुल एक वर्ड होता है जिसमें बच्चा बिल्कुल वो एक लोथड़ी की तरह, उसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक थी ये। तो ये ज़रा बताइए कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आई जब इस कंडीशन। अभी तो बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, चल रहा है। शुरू के 2 to 3 इयर्स आपने क्या मुश्किलात देखी बच्ची में? अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जितने भी स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं ना, मतलब हम स्पेशल नीड्स कहेंगे क्योंकि उनकी नीड्स एक्स्ट्रा हैं लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि एबनॉर्मलिटी, मेरी नज़र में एबनॉर्मल वो है जो मेजॉरिटी नहीं है, मतलब जो मेजॉरिटी है वही नॉर्मल कंसीडर की जाती है। तो हमारी सोसाइटी में आसपास में जितने भी लोग हैं वो एक सांचे में लोग उनको तोलते हैं और वही नॉर्मल बन जाता है। लेकिन नॉर्मल का और एबनॉर्मल को तोलने का सांचा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मैंने रेस किया अपनी बेटी को, सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये कि हाँ, इन बच्चों के माइलस्टोन्स डिले होते हैं, लेकिन सही वक्त पर इनकी अर्ली इंटरवेंशंस हो जाएँ तो ये हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। लाइक जैसे ये अम्मी ने कहा कि 1 ईयर तक ये बैठ नहीं सकते, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू के 1000 डेज़ इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि हमें उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, हमें नॉलेज नहीं थी। हम जहाँ से जो चीज़ मिलती थी उसको पिक करते थे और आगे बढ़ते थे। तो थेरेपीज़, सबसे पहली बात है थेरेपी, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, ये 3 चीज़ें इनकी लाइफ का मस्ट हिस्सा है। उससे ये अपनी नॉर्मल लिविंग बहुत बेहतर कर सकते हैं और बहुत हद तक नॉर्मल हो भी जाती है। वो अगर वो माइलस्टोन्स अगर ये अचीव ना करें ना तो फिर इनमें बहुत इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि एक इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है जैसे दूसरे इंसान जीते हैं। तो इनके भी यही फीलिंग्स होती हैं, ये एहसास होता है कि हम वक्त पे बैठ जाएं। बेशक वो बच्चा छोटा है लेकिन वो चीज़ अपनी अचीव नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रही है, ठीक है। तो माइलस्टोन्स जो है ना, इन बच्चों के डिले होते हैं, लेकिन सही वक्त पर इनके प्रॉपर इनकी अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल वो भी नहीं होता। ठीक है। बीइंग अ मदर,
आपको अवेयरनेस आई, आपने बच्चे को उसी तरीके से उसी ट्रैक पे लेकर चलें कि मुझे अपनी बच्ची को इस तरह से लेकर चलना है और हमें एक भरपूर इसको ज़िंदगी देनी है, और इसको नॉर्मल ज़िंदगी आपने उसको प्रोवाइड की, जिसमें कि आपने उसकी स्टडीज़ पे, उसकी स्पीच थेरेपी, एवरी थेरेपी आपने इसको प्रोवाइड की, और आज माशाल्लाह वो एक बच्ची एक नॉर्मल ही बच्ची होके खा रही है, पी रही है, चल रही, इवन वॉशरूम तक खुद जाती है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अच्छा, ये आपको अवेयरनेस थी, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग, पढ़े लिखे फैमिलीज़ के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं कि अल्लाह वाले, उसमें कोई मेहनत नहीं होती है। मैंने इतने बच्चे देखे कि मुझे दुख होता है, हमारी दोस्ती में ही ऐसे बच्चे हैं जो कि आगे बच्चों को लेकर ही नहीं आते, वो बच्चे जैसे पैदा हुए थे अब तक वो वैसे ही इंसान है ना, उसकी जितनी नीड्स हैं वो हर इंसान की नीड हो सकती है, चाहे वो स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बीइंग अ ह्यूमन, मेरी जो नीड है, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे किसी के साथ सोशलाइज करना अच्छा लगता है, इसी तरह से सारे इंसानों की नीड, ये भी इंसान है ना, इंसान कर ही अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। सबसे जो ये चीज़ें ना, ये मिथ्स हैं, ये और कुछ भी नहीं है, ये सारी मिथ्स क्रिएट की हुई हैं कि अच्छा कहीं तो ये है कि फोकस नहीं करते, कहीं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, लेकिन नेगेटिव इंपॉर्टेंस कि इससे वही जो दुआ ले लो या इनको अपना कोई कुछ बना दो तो फिर कुछ गलत नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब हम इनको, जैसे मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, दुनिया के सारे इंसान हैं, ये भी इंसान है, अल्लाह वाले ज़रूर हैं। वो क्यों, उसका मैं पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट बताती हूँ। देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों को मुनाफिक नहीं देखना चाहता, ये मेरा बिलीव है, बीइंग अ ह्यूमन मेरा बिलीव है कि अल्लाह अपने बंदों को मुनाफिक नहीं देखना चाहता। तो जो बंदे अल्लाह ताला स्पेशल नीड्स के साथ भेजता है ना, वो मुनाफिक नहीं होते। उनमें या एक रास्ता होता है कि या अच्छा देखेंगे या बुरा देखेंगे। हम जो इंसान हैं, हम बीच का रास्ता चूज करते हैं, अपने मतलब की चीजें चूज करते हैं। सही बात है, इनके पास ये नहीं है, तो अल्लाह को तो वही बंदा पसंद है ना जो मेरे मतलब से चलता है, जो मेरे उसूलों के मुताबिक चलता है। अच्छा, तो अल्लाह ने तो वो खुसूसियत तो इनमें डाली हुई है। आप नहीं कह सकते अच्छा जाता है या बुरा चाहता है, ये कैसे हो सकता है? देखें, एक इंसान इनको दिल से मोहब्बत करता है ना, ये पलट के उसको दिल से मोहब्बत देते हैं। सही बात है, क्योंकि इनको ये चीज की हस है कि कौन हस मेरे है। साथ दिल से मोहब्बत कर रहा है या कौन मेरे साथ बनावट है, इनको इन चीज की हस है। और कोई इनके साथ सख्त रवैया रखता है ना, ये उससे डबल पे सख्त रवैया दिखाता है, क्योंकि इनको बैलेंस करना नहीं आता कि अगर मेरे साथ कोई सख्त रवैया कर रहा है तो मैं चलो लिहाज में, मुरावत में कुछ ना, मुनाफिकत नहीं है इसमें, कोई भी रिएक्शन एक्शन के बगैर नहीं आता। मैं सोसाइटी को ये एक अपनी तरफ से बीइंग अ पेरेंट बताना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा है ना, जब तक आप अपने बिहेवियर्स, आप अपने अल्फाजों का चुनाव देखें कि आप उनके लिए क्या यूज़ करें, क्योंकि ये सुनते भी सब है, महसूस भी सब करते हैं, हर चीज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने रवैये नहीं देखते, हम कहते हैं कि बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन कोई भी बच्चा खुद से नहीं करता, वो हमारे ही रवैये उनको ऐसा करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। मरियम, एक बात बताइए कि मैंने इन बच्चों को बहुत लविंग और केयरिंग देखा है, तो इनके प्यार करने का अंदाज भी बहुत एक चिमटने वाला ये, हालांकि ये बच्चे बहुत प्यार करते हैं। तो एज ए फैमिली मैंने इसको देखा, हमारी फैमिली में या आउटसाइडर के पेरेंट्स जो इन बच्चों से अपने बच्चों को दूर रखते हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं? देखें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि इनकी अपीयरेंस डिफरेंट है, लोग इनको एलियन कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपीयरेंस नॉर्मल सांचे वाली नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल वो है जो मेजॉरिटी है मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने एक स्पेशल बच्चे को पाला है। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं, इनकी अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहली बात तो ये कि एक तो सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, और सेकेंडली एक्सेप्टेंस नहीं है। ये बात है, कोई भी अलग चीज़ को, यूनिक चीज़ को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है सोसाइटी में। बिल्कुल सही बात तो है। मसला ये होता है कि एक तो इनकी अपीयरेंस डिफरेंट है, दूसरा ये है कि ये बच्चे लर्न करना चाहते हैं, और यहाँ तो अच्छा भी लर्न कर रहे होते हैं और बुरा भी लर्न कर रहे होते हैं। तो बचपन में जो इसके साथ जो चीज़ें होती थी, वो कुछ ये होता था कि ये बच्चा जो लर्न कर रहा है ना, वही आपको आउटपुट दे रहा है, जो इनपुट ले रहा है वही आउटपुट दे रहा है। तो जो लोग इसके साथ बुरा चलते थे, ये उन्हीं के साथ बुरा चलती थी। मैं ये बताऊं कि ये इतनी सियानी थी, इसको पता था कि ये बड़ा है, मुझे उसको कुछ नहीं करना, उनके बच्चों को अटैक करती थी।
क्योंकि वो इसके पीयर्स के थे, उसने बड़े ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो मुझे बच्चों को अटैक करना, ये इसका एक तरह से सिग्नल होता था कि मेरे साथ अच्छा बिहेव करो। हाँ। और होता ये था कि जब ये चीजें हम लोगों को समझाते थे या बताते थे तो कोई इस चीज को समझता ही नहीं था, किसी को लगता था कि ये बच्चे मारते हैं, पीछे का बैकग्राउंड कोई समझता ही नहीं था कि पीछे हो क्या रहा है, हम कैसा बिहेवियर दे रहे हैं, आगे से बच्चा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। सही बात है। तो ये वाली फैक्टर्स होते थे। और दूसरा ये कि हाँ ये है कि समटाइम इसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ही ऐसा बन गया कि मुझे इसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है लोगों की बातों से। मुझे कोई, क्योंकि हर इंसान इसकी नेचर है, ये अपनी नेचर में जो ना टॉम बॉय टाइप है थोड़ा ना, तो ये ऐसे नहीं होता था कि रोती थी धोती थी, ये अपना मुकाबला खुद ही करके आ जाती थी। तो समटाइम वो आई नो वो दूसरे पेरेंट्स के लिए पैनिक हो जाता था, लेकिन अपने सराउंडिंग में भी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमने क्या किया उस बच्चे के साथ तो हमें रिस्पांस में ये मिला। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान में एक और बात आई है कि जब हम लोग फैमिली में या जो आउटसाइडर्स में जब ऐसा बिहेवियर चलता था तो मरियम थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी, ये थोड़ी फैमिली से आइसोलेटेड हो गई थी कि नहीं मुझे ऐसी फैमिली से नहीं जाना जहाँ पे मेरी बच्ची को इस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिलती है। तो ये काफी 5-6 साल तो मेरे ख्याल से आपने फैमिली से थोड़ा हट गई थी, जिस वजह से 5 साल नहीं, लेकिन कुछ टाइम तक, क्योंकि मैंने हर दफा अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया। हाँ, कि मैं हूँ तो ये है, अगर ये नहीं आएगी या इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो सॉरी मैं भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे लिए अपना बच्चा सबसे पहले था, ये स्टैंड लेना जरूरी था। तो अब लोग पहले बोलते थे कि परीक्षा के लिए इतनी बातें करते थे, अब वही लोग इनको बहुत इंकरेज करते, कहते हैं कि आपने परीक्षा की जितनी मेहनत की है हम अपने नॉर्मल बच्चों की भी नहीं कर पाए हैं। और यकीन करें कि अब एक अच्छा सोच के साथ लोग आ रहे हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फैमिलीज के बीच में रहते हैं, लेकिन अल्लाह भी छोड़ता नहीं है किसी को। अल्लाह आपके इर्द गिर्द वैसे सर्किल बना देता है जहाँ पे आप, आपकी फैमिली, आपका बच्चा कंफर्टेबल हो। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे लोगों से अल्लाह ने मिलवाया भी जरूर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो लोग मुझसे छूटे सो छूटे, लेकिन ऐसे लोग मिले भी हैं जिंदगी में जो इसके सर्किल, जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो इसको जैसी ये है वैसा इसको समझते हैं। सही बात है। इसको चेंज नहीं करना चाहते, ना वो हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब तक हम लोग मरियम से हम लोग गपशप करते रहे हैं और अब आगे बच्चे देखेंगे। अच्छा, परीक्षित से हाय हाय, कैमरा की तरफ देख के बताइए हाय। अब देखिए ये दोनों बहनें बिल्कुल नॉर्मली एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी कि जो ये करती है वो करती है, जो वो करती है वो यही करती है। ठीक है, इनमें कुछ भी फर्क नहीं है, आप यकीन कर कोई फर्क नहीं है। लोग फर्क रखते हैं, ये हमारा मुआशरा फ़र्क रखता है, लेकिन जो पहचान जाते हैं वो फ़र्क नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी स्पीच को थोड़ा सा क्लियर बता सकती है, लेकिन फीलिंग्स उसकी वही है, वो भी अपने किसी न किसी एक्शन से अपनी बताती है, फीलिंग्स बताती है। क्वेश्चन करूँगी, आपको आंसर करेंगी। गुड। अच्छा, बाबा कहाँ है? बाबा बाबा ऑफिस गए। आपको हंसी भी रबी आती है? अच्छा बाबा, अच्छा हस्बी रबी आती है? बताइए, सुनाइए। हस्बी रबी सुनाइए। अच्छा, फिर क्या बताएंगी? आपको क्या बताएंगी? बाबा तो ऑफिस है ना। बाबा ऑफिस है ना। अच्छा, मीरब का है? मीरब का है? पाकिस्तान बताओ। अच्छा, मीरब मुझे नहीं पता। मीरब मुझे नहीं पता। देखिए ये बिल्कुल आंसर करेंगे। अच्छा, हस्बी रबी आती है आपको? आती है? जल्दी हस्बी रबी बताओ। जल्दी हस्बी रबी बताइए। अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान आता है? अच्छा, कैमरा की तरफ देख के बताइए। से गुड जॉब, से गुड जॉब। मीरब, अच्छा मीरब इनका भाई है बड़ा, जिससे बहुत अटैच है और वो यहाँ नहीं है तो उसको मिस कर रही है। अगर वो यहाँ वो होते ना तो ये अभी इनके ना, इन तीनों के आज काम ही दूसरे होते, इनके नखरे ही दूसरे होते। तो वो भी इसे बहुत बहुत प्यार करता है इनका भाई ना माशाल्लाह से, तो ये इसको बहुत मिस कर रही है। अच्छा मीरब, परीक्षा मुझे बताइए ना, दिल दिल पाकिस्तान। अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान। आज इसका मूड नहीं है गाना। अच्छा, आज इसका मूड नहीं। अच्छा क्या मूड है? सर्विंग चाहिए इसको टेबल पे। अच्छा, परीक्षा आप कुछ नहीं करोगी आज? इतना कह रही है, इतना अच्छा करके तो इतना अच्छा करके दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है पाकिस्तान पढ़ना अब एंड कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ हस्बी रबी सुनाए।
हस्बी रब्बी जल्ला माफी कल्बी। अच्छा आप सुनाए, आप सुनाए। अच्छा आप सुनाए। वो क्या था? मुझे कौन तो बचे नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा आज ये बच्चे बड़े मुडी भी होते हैं। मैं ये कहना, वैसे मैं बात कहना चाहूंगी कि अम्मी है ना सामने, तो ये इसके लाड चल रहे हैं, वरना ये जो है ना इतना मतलब दूसरों को देख के बड़ा हर वक्त परफेक्शन में रहते हैं कि मेरी कोई चीज़ खराब ना हो। तो बस अम्मी की वजह से अभी देखे बातें शातें भी इनकी चल रही हैं। हाँ ये वही बात है कि ये मेरे ये बहुत देखे ये और अम्मी इसके सारे लाड उठाती हैं, सारे में लाड उठाती हूँ, जाहिर ये तो वो अभी लाड ही चल रहे हैं इसके कि बस मतलब जो वो कह रही है वो अभी नहीं करना, मेरी मर्जी चलाओ। अच्छा बेटी की लाड उठाती हूँ तो फिर नवासी की तो लाड उठाने पड़ेंगे ना, क्या करें जिंदगी में, यही तो करना है और क्या करें हम, जिंदगी का मकसद ही क्या है। और मेरी बेटी बच्चों को देखना और पालना। जब यहाँ आती है, यहाँ आने के लिए पूरा वीक वो वेट करती है कि बस हम इन्ना हाउस जाएंगे। ये घर, ये मतलब मेरी अम्मी का घर जो है ना वो इसके लिए इन्ना हाउस है, तो वो इन्ना हाउस जाएंगे और इन्ना हाउस में जो है मतलब इसका फुल टाइम होता है, पापा इसको डांटने नहीं देते, तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। इस वजह से इसको यहाँ पे खुली छूट होती है। अच्छा ये इन्ना हाउस का भी एक किस्सा सुनाती हूँ कि मुझे ये सारे बच्चे जो है ना, मेरे पोते भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पोते भी हैं, और मेरे नवासे जो है ना सब मुझे इन्ना कहते हैं, और मुझे इन्ना पे इतना प्राउड होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी बता दे कि इन्ना शुरू कैसे हुआ था? अच्छा इन्ना शुरू कैसे हुआ? इन्ना ऐसे शुरू हुआ कि मेरा जो परिशे का जो बड़ा भाई है ना मीरब, उसका ये हुआ कि सब उसको कहते थे कि दादी बोलो या अम्मा बोलो, कुछ बोलो, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता था। तो हुआ ये कि नानी से करते नानी से क्या हो कि सब फिर ये मुझे सब मुझे मोना मोना कहते थे। तो फिर मरियम ने भी कहा अम्मी मोना ये वो, तो फिर उसने मोना से इन्ना कर दिया, और इन्ना से आज मैं जगत इन्ना हो गई हूँ, और तब से मेरे घर को इन्ना हाउस कहा जाता है। सब बच्चे कहते हैं इन्ना हाउस जाना है, इन्ना हाउस जाना है, और मेरे घर के बाहर भी इन्ना हाउस ही लिखा हुआ है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्ना। वैसे अच्छा अभी आपने देखा बच्चों की सिबलिंग जो है, दोनों बहनों की देखी और भाई की बाउंड्री देखी, जो वो नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, लेकिन वो उसके भी मिस कर रही है। तो मरियम इस बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगी? मैं एक चीज़ ये हमेशा कहती हूँ कि स्पेशल नीड का बच्चा जब होता है ना, उसको आप अपने ही घर में अलग ना करें। उसके लिए जिस तरह से सारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है ना, सिबलिंग का पार्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो उससे लर्न बहुत अच्छा करते, जितना शायद हम भी उनको नहीं ट्रेन कर सकते। आप अपने इनके भाई बहनों को इतना इनके साथ क्लोज रखें कि कभी भी लाइफ में इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो इनके भाई बहन इनके साथ इनकी हर चीज़ को समझ सकें और इनको साथ लेकर चल सकें अपने। क्योंकि एक फैक्ट तो हमें भी पता है कि आगे जो इनकी ज़िंदगी है वो इंडिपेंडेंट फिर भी नहीं होगी। इस चीज़ की रियलिटी को तो समझना है। तो बॉन्डिंग जो सिबलिंग्स की है ना, वो पॉजिटिव बॉन्डिंग, ये नहीं कि मार धाड़ धम धम ये चीज़ें नहीं। वो एक एज आती है जिसमें होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो अपनी इस बहन को इस तरह से, क्योंकि इन दोनों में एज डिफरेंस भी इतना नहीं है ना, एक दूसरे के आगे पीछे के हैं, तो वो इसके साथ ऐसा होता है जैसे इसका एक फ्रेंड है, और इसकी जो बॉन्डिंग अपनी बहन के साथ है वो इस तरह है जैसे ये उसकी छोटी अम्मा है, मेरे बाद उसकी अम्मा है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना। तो ये वो नेचुरल चीज़ें हैं जो बच्चे जो हैं एक दूसरे से लर्न करते हैं और सीख के आगे बढ़ते हैं। हमने कभी परिशे को ये नहीं किया कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम इनकी तरह नहीं कर सकती। हमने हमेशा ये कहा कि इसको देखो तुम सब कर सकती हो। सिमिलरली हमने दूसरे इसके भाई बहनों को भी ये कहा कि परिशे सब चीज़ कर सकती है, सिर्फ आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए। तो ये जो एक नेटवर्क सिबलिंग्स का होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके स्पेशल बच्चे को रेस करने के लिए। कोई भी बच्चा जब आता है ना, आप उसको हवा ना बनाएं कि ये ऐसा आया है तो अब कुछ नहीं कर सकता। आप अपने एफर्ट पुट ऑन करते रहें, बच्चा रिजल्ट ज़रूर देगा। और दूसरा, हम अपने बिहेवियर्स को भी देखें, हम बीइंग अ पेरेंट अपने बिहेवियर्स को भी देखें, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ रिलेशन, हम अपने बिहेवियर्स को भी देखें कि हम बच्चे के लिए कितने पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर हम बच्चे के लिए पॉजिटिव हैं, उसको एक जितनी हमारी ज़रूरियात है, जितनी हमारी ख्वाहिशात है, उस हिसाब से लेकर चल रहे हैं, तो कोई भी बच्चा आपको बिहेवियर शो नहीं करेगा। अगर एक्शन का रिएक्शन आता है, मजबूर हो जाते हैं फिर पेरेंट्स जंजीरों में बांधने के लिए, क्योंकि वो उनको सोसाइटी बिहेवियर और उनकी ऐसे उनकी तरबियत भी नहीं होती है। अच्छा, और पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले, अभी इस सिनेरियो में जो लोगों ने देखा होगा, कुछ पॉजिटिव भी देखा होगा, कुछ नेगेटिव भी देखा होगा, कुछ लोगों ने नेगेटिव भी लिया होगा, कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी लिया होगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हर इंसान, कोई भी इंसान, सबसे पहले तो उसको इंसान समझें
वो नॉर्मल है, वो स्पेशल है, वो एबनॉर्मल है, वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, वो सबसे पहले इंसान है। तो ये जो चीज़ हम अपने जहनों में बिठाते हैं ना, फिर हम उसको इंसान की नज़र से देखते भी हैं। अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी आसपास में आपके हो रही होंगी जो लग रहा होगा कि यार ये बोल कुछ और है, हो कुछ हो रहा है, लेकिन वो अंदर में हमें पता है कि मेरी जो बेटी है वो कुछ जो बिहेवियर शो करी है वो मेरी अटेंशन चाह रही है, ठीक है। अब मैं उसको, क्योंकि हम अभी इसी सिनेरियो में, तो मैं उसको अटेंशन नहीं दे पा रही, तो वो अपना ज़बान से तो नहीं बता रही, लेकिन ठीक है। तो ये चीज़ पॉजिटिवली मुझे समझने की ज़रूरत है। हम इसमें ये ना सोचें कि क्योंकि वो उसका वो एक स्टिग्मा उसको लगा हुआ है डाउन सिंड्रोम का, तो इस वजह से कह रही है, या स्टिग्मा ना करे। ये डायग्नोसिस हमें सोसाइटी ने दी है, लेकिन सबसे पहले वो इंसान है, उसकी क्या अभी की ज़रूरियात है, अभी की क्या ख्वाहिशात है, वो देखना ज़रूरी है। सही बात है, सही बात तो ये मैं सोसाइटी को स्टिग्मा वाली चीज है ना, डॉक्टर जो एक लिमिट कर देते हैं, हाँ, वो लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इंसान को इंसान, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये अटेंशन हासिल करने के लिए कुछ ऐसे बिहेवियर सिखा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हर बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी ऐसे बदतमीजी कर जाते हैं बच्चे अपनी अटेंशन, लेकिन मैं वही भी, वो हमारे ऊपर है कि बच्चों की तरबियत किस तरह करते हैं, अटेंशन पता नहीं क्या कर जाते हैं। तो वो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टैग लग गया है कि जो है ना ये जी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि एक बच्चा जो अपने किसी इश्यूज़ के साथ पैदा हुआ है, अब वो माइनर हो या मेजर हो, ठीक है, इंसान की बॉडी अल्लाह ने बनाई है, उसके साथ कुछ ना कुछ माइनर मेजर इश्यूज होते हैं। जो मेजर है वो नज़रों में आ जाते हैं, जो माइनर है वो नज़रों में नहीं आते, ठीक है। सही बात है। तो जो इश्यूज के साथ पैदा हुआ वो अपनी स्ट्रगल वैसे ही कर रहा है, उल्टा सोसाइटी बिहेवियर चैलेंजेस वो उस स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। काइंडली वो चीज़ ना करें, थोड़ा सा सोसाइटी उसको ना, पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए स्पेशली वो प्रेशर ना बढ़ाए कि वो उन चैलेंजेस उसके लिए डील करना और मुश्किल हो जाए। जी व्यूअर्स, देखने और सुनने वालों ने, आज हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोगों ने बात की। डाउन सिंड्रोम, अक्टूबर में ये मंथ है, इसकी अवेयरनेस मंथ है ये डाउन सिंड्रोम का। तो इसमें हमने एक मदर को और उनकी बेटी को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को बुलाया और आपने सारा उनकी जर्नी सुनी। और आइंदा भी ऐसी प्रोग्राम हम लोग लाएंगे और हर मदर की अपनी एक जर्नी होगी। आप प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और आखिर तक देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ये अवेयरनेस बढ़े। डाउन सिंड्रोम बच्चा कहीं भी, किसी मुल्क में भी, किसी शहर में भी, यानी कि दुनिया किसी कोने में पैदा हो सकता है। वो बच्चा आपके घर में हो, आपको कुछ पता ना हो, लेकिन इस प्रोग्राम को देखते आपको कम से कम थोड़ी बहुत अवेयरनेस से आई होगी कि बच्चे होते हैं और इनमें इनकी तरबियत कैसी करनी चाहिए, इनको किस तरह से लेकर चलना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल अब तो इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं, इनके लिए अलग से एक हमारे इदारे खुल चुके हैं जिसमें इनकी अच्छी खासी तरबियत होती है। और इन बच्चों में बहुत गट्स होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। सिर्फ उनको देखने की बात होती है, उनको सिर्फ परखने की बात होती है। और वो कौन देखता है? उनके घर वाले। अगर घर वालों के अलावा अगर बाहर का मुआशरा भी इनको पहचान लेना, तो इनसे ज़्यादा, इनसे बेहतरीन, इनसे अच्छा बच्चा, यानी कि इनसे ज़्यादा अच्छा जो है कोई मुआशरे बच्चा ही नहीं होगा। ये आज बच्चा है, कल बड़ा होगा। अगर इनकी तरबियत अच्छी होगी तो ये मुआशरे के बहुत बेहतरीन इंसान बनेंगे। जितनी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन इनके जो पेरेंट्स ने जो इनकी मेहनत की है वो आपको नज़र आ रही है। आपके सराउंड में और भी बच्चे होंगे डाउन सिंड्रोम, उनको भी देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस दुआ के साथ कि आप हमें दुआ देते रहें, हम आपको दुआ देते रहेंगे। और एक और बात जो छोटी सी है मेरी, आपके मशवरों की हमें ज़रूरत है, आपके सलाह की हमें ज़रूरत है, आपकी मोहब्बतें हमें मिलती रहती है, आपके फीडबैक्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपके लाइक्स मुझे मिलते हैं, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप हर चीज़ मुझे बहुत इनकरेज करें। लेकिन गपशप विद कूंज में मैं आपके सामने हूँ, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है आप शेयर कीजिए, यूट्यूब पे आएगा ये, और इंस्टा को फॉलो कीजिए, यूट्यूब को फॉलो कीजिए। और हाँ, मेरे साथ हर हफ्ते रहिएगा एक नए प्रोग्राम के इंतज़ार में। अच्छा, मैंने अभी जो एंड किया था कि उसमें मैं दूसरी सीट पे थी और अब मैंने अपनी सीट चेंज की सिर्फ इस वजह से कि परीक्षा नाराज़ हो गई थी कि भाई मुझे खुदाफिज़ कहना है, सबको खुदाफिज़ कहना चाह रही है। तो परीक्षा ये देखिए मेरे साथ है और ये अभी सबको मुझे किस भी करेंगी, किस करें मुझे, देखिए कितना अच्छे तरीके से मुझे किस किया है। और इसके लिए दुआ कीजिए, सब दुआ करें कि इनकी मदर, इनके पेरेंट्स का जो मकसद है वो पूरा हो और ये बच्ची जो है जिसको हम परीक्षा कहते हैं,
ये बेनवासी है, और देखिए मुझे कितना प्यार करे, ये आप सबको खुदाफिज कहेगी। बाय बाय बाय। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज।